हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जो कि आपका स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी हमेशा से आपका साथी रहा है, जिसमें आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत HI, VI और IDD ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 7 को, जो कि आपका ये सब्जेक्ट रहेगा एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका कॉमन पेपर है, सभी ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं और इसका पेपर भी आपका जल्द ही होने वाला है। तो इससे संबंधित आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यूनिट फर्स्ट में सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस किए हैं, लगभग आप लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं शॉर्ट टाइप के, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आपके उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और वो आपके 2-2 या 3-3 नंबर के होते हैं। तो आप लोग उसकी तैयारी भी अच्छे से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूनिट दूसरे से देखेंगे कि हमारा कितना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्या कुछ पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनिट 2 है हमारा भारत में दर्शन और शैक्षिक नींव। तो भारत में दर्शन और शैक्षिक नींव कब पढ़ी, कैसे पढ़ी, इसी पे आधारित आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 26 कि शिक्षा में आदर्शवाद का मुख्य फोकस क्या है। तो आदर्शवाद जो है वो अस्थायी विचारों और सार्वभौमिक सत्य के अध्ययन के माध्यम से ही मन और स्वयं के विकास पर ये जोर देता है। तो आदर्शवाद के द्वारा बच्चे में स्वयं को जानने का और उसके मन की मजबूती का, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे विकास देखा जाता है। उसके जो विचार होते हैं वो भी काफ़ी मजबूत होते हैं। तो ये एक तरीके से एक व्यक्ति में उसके आदर्शवाद को ये स्थापित करता है और उसके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं ये झलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि प्रकृतिवाद शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखता है। तो प्रकृतिवाद जो है उसका मानना ये होता है कि शिक्षा बच्चे के लिए स्वाभाविक विकास और रुचियों पर ही आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा किसी चीज़ को सीखने में रुचि लेगा तभी आप उसको उस चीज़ को सिखा सकते हैं। तो शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। शिक्षा उसको हम शिक्षक केंद्रित नहीं बना सकते हैं, बाल केंद्रित होगा तभी हम उस बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की कि शिक्षा के प्रति व्यवहारिकता का दृष्टिकोण क्या है। तो व्यवहारिकता जो है वो अनुभवात्मक शिक्षा होती है, समस्या समाधान और व्यवहारिक स्थितियों के ज्ञान के अनुप्रयोग पर ये केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि मानवतावाद शिक्षा में किस बात पर जोर देता है। तो मानवतावाद जो है वो संपूर्ण व्यक्ति के विकास पर जोर देता है और व्यक्तिगत विकास, आत्म साक्षरता और प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता पर ये ध्यान केंद्रित करता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की कि शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी का क्या दृष्टिकोण था। तो आप जानते ही हैं शिक्षा में महात्मा गांधी ने काफ़ी कार्य कर रखा है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा भी। तो गांधी जी ने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, जो कि सीखने को उत्पादक कार्य और नैतिक शिक्षा के साथ में इन्होंने उसको एकीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि अरबिंदो ने किस शैक्षिक दर्शन को बढ़ावा दिया। तो अरबिंदो ने समग्र शिक्षा को बढ़ावा दिया था, जो कि व्यक्ति के शारीरिक, प्राणिक या मानसिक कह लीजिए, आध्यात्मिक पहलू कह लीजिए, इन सभी का इसमें विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत करते हैं जो प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ हो, रचनात्मकता हो, उसमें स्वतंत्रता हो और बालक का समग्र विकास हो। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन क्या था। तो स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक शिक्षा और एक मजबूत स्वस्थ शरीर और मन के विकास के महत्व पर इन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जॉन डीवी ने शिक्षा को किस तरह प्रभावित किया। तो जॉन डीवी ने अनुभवात्मक शिक्षा और लोकतांत्रिक शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था, जहां छात्र सक्रिय भागीदारी और सामाजिक संपर्क के माध्यम से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अनुभव के माध्यम से यानी कि समाज में रह करके बहुत कुछ देख करके बहुत कुछ सुन करके ये सारी चीज़ें सीखते हैं। लोकतांत्रिक यानी कि जहाँ पे वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सारी चीज़ें सीखता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। यदि आप लोग अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें। और आपके कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन होता है, एक तरीके से हम भी मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों के लिए हम कुछ करें। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को कितना हेल्प कर रहा है आप लोगों को। और अगर आपके पास कुछ और भी सुझाव है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। यदि आपको PDF चाहिए तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि जीन पियाजे शिक्षा के क्षेत्र में किस लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे को आप जानते ही हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने ही 4 बच्चों पर प्रयोग किया था, और इन्होंने 3 बच्चे थे इनके, और इन्होंने 4 अवस्थाएं दे रखी थी। 4 अवस्थाओं में इनकी पहली जो अवस्था थी वो थी संवेदीगामक अवस्था, जिसको इंद्रिय अवस्था भी बोलते हैं, गतिज अवस्था भी बोलते हैं। और दूसरा था इनका पूर्व संक्रियात्मक, जिसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते थे। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक था, और चौथा इनका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। तो ऐसे ही इन्होंने इसको 4 अवस्थाओं के रूप में बांट रखा था, जिसका सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जो इसमें ये बताता है कि बच्चे किस प्रकार से ये विभिन्न चरणों में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि बच्चा जब संवेदीगामक में होता है तब उसके ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, फिर वो प्राक संक्रियात्मक में पहुंचता है तब उसके ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। यानी कि इन्होंने स्टेजेस में इसको बंटवारा किया था। 0 से 2 वर्ष का जो समय था, इन्होंने 0 से 2 वर्ष का एक समय दिया था। फिर दूसरा समय इन्होंने 2 से 7 वर्ष का समय दिया था। तीसरा समय 7 से 11 वर्ष का दिया था, और चौथा इन्होंने 11 से 15 वर्ष का समय दिया था। इन 4 अवस्थाओं में बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में जीन पियाजे ने अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि जीन जैक्स रूसो शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते थे। तो रूसो जो थे वो प्रकृतिवादी शिक्षा में ज़्यादा विश्वास करते थे, जहां उन्होंने सीखना प्रकृति के प्रवेश में ही रह करके बच्चों की रुचियों पर और उनके अनुभवों के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण करना बताते थे। यानी कि उसी के अनुसार जब बच्चा अपनी रुचि लेगा तो उसी के अनुसार ही उस चीज़ को वो इंटरेस्टेड ले करके ही सारी चीज़ें सीख सकता है। यानी कि जिस वातावरण में वो रह रहा है उस वातावरण में वो रह करके उसमें रुचि ले करके वो सारी चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि मारिया मॉन्टेसरी किस शैक्षणिक पद्धति के लिए जानी जाती हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, मारिया मॉन्टेसरी जो थी वो एक तरीके से शैक्षणिक दृष्टिकोण विकसित किया था उन्होंने, जो हाथों से सीखने और स्वनिर्देशित सीखने व व्यवहारिक जीवन कौशल के बारे में इन्होंने जोर दिया था कि जैसे जो व्यवहारिक जीवन में सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं उसको अगर बच्चे करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 क्या है। तो अनुच्छेद जो 45 है ये शुरू में राज्य को सभी बच्चों को, यानी कि राज्य के जो सभी बच्चे हैं उनको 14 वर्ष की आयु तक पूरी मुफ्त शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का
निर्देश दिया था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A क्या है या 21 का क्या है। तो 21A जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को ये देता है, यानी कि बच्चे इसमें 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनके लिए ये शिक्षा अनिवार्य होगी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की कि शिक्षा से संबंधित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। तो निर्देशक सिद्धांत राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने और शिक्षा के अनुकूल जीवन स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की कि शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य माता पिता व अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि RTE अधिनियम 2009 क्या है। तो RTE जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि RTE अधिनियम में मुख्य संशोधन क्या है। तो इसमें मुख्य संशोधन आप देखेंगे तो 8 तक फेल ना करने की नीति को यहाँ पे प्रावधान में रखा गया है। जो बच्चे प्राइमरी लेवल में हैं या जूनियर लेवल में हैं उनको फेल करना यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप उन बच्चों को फेल कर सकते हैं। उनको आपको प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में करना ही पड़ेगा और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देनी है और सीखने के परिणाम पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है। तो 2016 आप जानते ही हैं जो RPWD एक्ट 2016 है, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इसमें आपके 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। इसी में आपके समावेशी शिक्षा को भी जोड़ा गया है और सभी बच्चों को समान अवसर सुनिश्चित करने का भी इसमें अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। तो कोठारी आयोग ने एक समान विद्यालय प्रणाली की सिफारिश की थी जिसमें राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 किस लिए जानी जाती है। तो NEP जो है 1986 का उद्देश्य ये था कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना है जिसमें हाशिए पर पड़े और सामाजिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है कि 1992 की कार्य योजना क्या थी। तो 1992 की कार्य योजना का उद्देश्य ये था कि शिक्षा तक पहुंच का जो विस्तार है और गुणवत्ता है उसमें सुधार सहित NEP 1986 की रणनीतियों और सिफारिशों को वहाँ पे क्रियान्वित किया जाए, यानी कि एक्टिव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। 49 कहता है कि NEP 2020 की मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य था कि बहुविषयक शिक्षा, यानी कि सभी लगभग 1, 2 या 2 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल रहे और आधारभूत साक्षरता यहाँ शामिल किया जाए और समावेशी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए जिसको भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है। यानी कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में था इसमें ये परिवर्तन करके सभी चीज़ों को जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि NEP 2020 विशेष शिक्षा को कैसे संबोधित करता है। तो NEP 2020 समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता और सुविधा प्रदान करने और विशेष शिक्षा आवश्यकताओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर जोर देता है। आगे है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 51 कि भारत के शैक्षिक सुधारों में शिक्षा आयोग की क्या भूमिका निभाते हैं इसमें,
यानी कि भारत के शैक्षिक सुधारों में शिक्षा आयोग जो है उसकी क्या भूमिका यहाँ पे है। तो शिक्षा आयोग जो है ये मौजूदा शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करता है और सुधारों और नीतियों की सिफारिश भी करता है। साथ ही शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करता है, समानता लाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे लाता है, प्रासंगिकता में भी ये सुधार करने का पूरा लक्ष्य रखता है। तो इसी के साथ में हमारा ये 51 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि एजुकेशन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पेपर नंबर 7 है आपका, इसमें आपके शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 3 यूनिट से ही कंप्लीट करा लिए जाते हैं। बाकी अन्य यूनिट से आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 यूनिट आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो 3 यूनिट्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको आज ही कंप्लीट मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये सभी कंप्लीट हो जाए। और लॉन्ग जो टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस बताए जाएंगे, उसको आपको स्वयं से पढ़ना रहेगा। जो चीज़ें मुझे लगेगी नहीं ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो वो मैं आप लोगों को सॉल्व भी करा दूँगी। तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। टेलीग्राम से जुड़ जाएं जहां से आप लोगों को ये सारे PDF भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें और एंजॉय के साथ में ही पढ़ाई करें, और अपना जो अन्य सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ते रहें। मेरे पास जितना टाइम होगा मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।